Hello students, welcome to online tuition NCERT. In today's tutorial, we will cover class 7 Geography chapter 1 Geographical Diversity of India. We have already covered some of the topics of this chapter. Now we will move forward. The next topic is the Gangetic Plains. As we move southward from the Himalayas, we reach the vast and fertile Gangetic Plains. These plains have been an important part of the history and civilization of India. These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas, providing a vital lifeline, water. The Ganga, Indus, and Brahmaputra river systems, along with their extensive network of tributaries, enrich the soil with minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture. The rivers bring with them minerals that enrich the soil, enabling abundant agriculture. The rivers are also a source for generating electricity. A large proportion of India's population lives in these plains. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हिमालयाज इंडिया के नॉर्थ में हैं, तो यहाँ पे अगर हिमालयाज हैं, इनसे साउथ वाली साइड गंगेटिक प्लेन्स हैं। ये प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल हैं। इनके फर्टाइल होने का कारण क्या है? ये प्लेन्स रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बने हुए हैं। जो ये पर्पल पोर्शन आप देख रहे हो, ये के सारे इंडिया के प्लेन्स हैं। ये प्लेन्स इंडिया की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इंडिया के लिए ये प्लेन्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत फर्टाइल हैं। इनकी फर्टिलिटी का रीज़न क्या है? फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन, मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जिसके कारण एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है? सबसे पहले हिमालय से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, वो रिवर्स अपने साथ मिनरल्स, सॉयल और बहुत से फर्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेकर आती हैं। वही कंपाउंड्स या मटेरियल रिवर्स यहाँ पर छोड़ देती हैं। जब रिवर पहाड़ों से नीचे उतरती है तो उसका फ्लो तेज होता है, लेकिन प्लेन्स हैं जो ये इनकी ढलान कम है, जिसके कारण यहाँ पर रिवर का फ्लो कम हो जाता है और रिवर जो फ्लो कर रही होती है वो अपने साथ लेकर आए हुए मिनरल्स और सॉइल, जिसे सिल्ट बोलते हैं, उसको यहाँ पर छोड़कर चली जाती है। मतलब पानी आगे बह जाता है और मिनरल्स और बाकी की सॉइल हैं यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। और ये मिनरल्स जो रिवर अपने साथ फ्लो कर लाती है वो बहुत फर्टाइल होते हैं। उनके फर्टाइल होने के कारण ही यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। इन मिनरल्स की डेपोजिशन सिर्फ ये रिवर्स ही नहीं कर रही, बल्कि इनमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो और नदियां आकर इन मेन रिवर्स में ऐड कर रही हैं, वो भी या इसमें मिनरल्स और सॉइल को ऐड करती हैं, जो आकर प्लेन्स में इकट्ठा हो जाता है। इसी के कारण ये प्लेन्स बहुत पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। और जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर और ऑक्यूपेशंस या जॉब्स भी आ जाती हैं। जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पानी के कारण ही अच्छी होती है। नदियों के पास पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसका मतलब नदियों के पास के एरिया में एग्रीकल्चर अच्छा होता है। और जहाँ पर क्रॉप्स अच्छी प्रोड्यूस होंगी वहाँ पर और इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में कॉटन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे कॉटन की गिनिंग की मिल्स आ जाएंगी। अगर वीट की प्रोडक्शन अच्छी है तो वहाँ पे वीट से बनने वाले मिल्स हैं और फैक्ट्रीज हैं, वो इस्टेब्लिश हो जाएंगी। इसी तरह से एग्रीकल्चर अच्छा होने के कारण इन एरियाज में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज भी सेटअप हो जाती हैं। जैसे प्लॉज, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइंस, ये सब फैक्ट्रीज भी इस एरिया में सेटअप हो जाती हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती जाती है क्योंकि यहाँ पर मैन पावर की मतलब वर्कर्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ ही जब यहाँ पर इतना एग्रीकल्चर हो रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं,
तो सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, जैसे कि स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स, बैंक्स और हर तरह की शॉप्स हैं वो चाहिए। इसलिए ये जो प्लेन्स का एरिया है ये हाईली पॉपुलेटेड होता है। मोर ओवर जब रिवर्स पहाड़ से नीचे आती हैं तो उनका फ्लो बहुत तेज होता है, तो उस फ्लो को रोक कर वहां पर डैम बना लिया जाता है और डैम बनाकर वहां पर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जो कि हमें पावर सप्लाई घरों में की जाती है, फैक्ट्रियों में, शॉप्स में और हर जगह पर सप्लाई की जाती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि फार्मर अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद आगे के लिए फील्ड्स को तैयार कर रहे हैं। इसको मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज किया जा रहा है, जैसे कि ट्रैक्टर्स। सेकंड पिक्चर में दिल्ली का व्यू दिखाया गया है जहां पर रिवर यमुना फ्लो करती दिखाई दे रही है। ये रिवर भी हिमालय से निकलती है और जाकर गंगा में मिल जाती है। थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं फील्ड्स में मल्टी क्रॉपिंग की गई है। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब है एक ही खेत में अलग अलग फसलों का उगना। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पोर्शन में दूसरी फसल उगी हुई है जिसका कलर डिफरेंट है, लेकिन साथ वाले फील्ड में हम देख सकते हैं कि अलग तरह की क्रॉप लगी हुई है। पिक्चर नंबर 4 में एक फील्ड में विमेन पैडी की क्रॉपिंग कर रही हैं। The flat land of the northern plains has allowed for the development of an elaborated transportation network. Roads and railways networks facilitate the movement of people and goods over long distances. As you will see in the tapestry of the past chapters, the Ganga, the Brahmaputra and other rivers have been used for millennia for travel and trade. प्लेन्स के फ्लैट होने के कारण ही यहाँ पर रोड्स, रेलवेज बिल्डअप किए जा सकते हैं, जिसकी हेल्प से बहुत सारे गुड्स और पीपल ट्रैवल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स को यूज किया जाता है और कार्गो ट्रेन्स को यूज किया जाता है, जो अलग अलग तरह के गुड्स जो कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं उनको मार्केट्स में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। उसी तरह पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वेरियस व्हीकल्स एंड रेल्स। पास्ट में रिवर्स हैं वो एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड थे। रिवर्स में बोट्स के थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। हालांकि अभी भी जहाँ पर रिवर्स बड़ी हैं और पेरिनियल हैं, पेरिनियल मतलब जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी फ्लो करता है, उन रिवर्स में बोट के थ्रू ट्रेवल किया जाता है। मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर द गॉडेस Ganga, Yamuna, Kaveri, etc. The name Brahmaputra, however, means the son of Brahma. This river gets bigger during summer instead of drying up. Can you guess why? जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि ज्यादातर रिवर्स का नाम किसी न किसी गॉडेस के नाम पर पड़ा हुआ है, जैसे गंगा, यमुना और कावेरी। इसी तरह ब्रह्मपुत्र का मतलब है ब्रह्मा के पुत्र। ये रिवर गर्मियों में और भी ज्यादा पानी को फ्लो करती हैं। हालांकि गर्मियों में तो रिवर सूख जाती हैं, लेकिन कई रिवर्स में गर्मियों में पानी और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण ये है कि गर्मियों में पहाड़ों पर जब बर्फ पिघलना शुरू करती है तो उसका पानी धीरे धीरे नदियों में आना शुरू होता है और वो बड़ी नदियों में पहुंच जाता है। और जो नदियां पूरा साल पानी से भरी रहती हैं उन्हें पेरिनियल रिवर बोला जाता है और वो कभी सूखती नहीं है, बल्कि गर्मियों में उनमें पानी और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गर्मियों में स्नो की मेल्टिंग फास्ट हो जाती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कुछ एरियाज में ब्राइट लाइट्स दिख रही है। ये पिक्चर स्पेस से ली गई सैटेलाइट इमेज है। ये पिक्चर गंगेटिक प्लेन्स को दिखा रही है और जो ब्राइट लाइट्स हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पर लोग ज्यादा रह रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर लाइटिंग भी बहुत ज्यादा है। गंगेटिक प्लेन्स में रिच वाइल्ड लाइफ मिलती है। इसका कारण यहाँ पर क्लाइमेट और पानी की अवेलेबिलिटी है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक ग्रे लंगूर है जो कि गंगेटिक प्लेन्स में मिलता है। मोर ओवर टाइगर्स भी गंगेटिक प्लेन्स में मिलते हैं। हालांकि टाइगर्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त।
इसका मतलब ये होता है कि कोई जीव जंतु जो दुनिया से खत्म होने वाला है उसको एक्सटिंक्ट की वर्ज पर बोलते हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बोला जाता है इसको। टाइगर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये दुनिया से एक्सटिंक्ट ना हो। ऐसे ही गंगेटिक प्लेन्स में डाइवर्स वाइल्ड लाइफ का एग्जाम्पल है इंडियन घड़ियाल, जो कि 2.5 से लेकर 4.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये रेप्टाइल भी एक्सटिंक्ट होने वाला है, मतलब ये भी दुनिया से लुप्त होने वाला है, जिसको बचाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और इसकी हंटिंग पे रोक लगा दी गई है क्योंकि लोग इसकी हंटिंग करते हैं और इसकी बोन्स और इसकी स्किन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसलिए इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इनकी हंटिंग पर रोक लगा दी। जो भी इनकी हंटिंग करता है उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक भी प्लेन्स में मिलता है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हिमालयास और प्लेन्स की तरह डेजर्ट भी हमारी कंट्री का एक ज्योग्राफिकल फीचर है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। If we move westward on the map, you will notice a yellowish area. This area is the Thar Desert. What do you see? A vast stretch of golden dunes, rugged terrain and wide open sky. अगर हम इंडिया में वेस्ट वाली साइड जाएं तो वहाँ पर जो डेजर्ट है उसका नाम थार डेजर्ट है। इसे इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। ये डेजर्ट नदर्न प्लेन से वेस्ट में और हिमालय से नॉर्थ में है। डेजर्ट का एरिया सैंड ड्यून से भरा होता है। सैंड ड्यून सैंड से बने हुए माउंट्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होती है और ये ऊबड़ खाबड़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ खुला आसमान दिखाई देता है और यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जैसलमेर राजस्थान के डेजर्ट का एक एरिया है जो यहाँ पर लोकेटेड है और जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसी जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है और यहाँ पर एक फोर्ट है जिसे जैसलमेर फोर्ट कहते हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हिमालयन नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड था जो कि हिमालयस का एक हिस्सा है। इसी तरह डेजर्टेड एरियाज में से जैसलमेर का फोर्ट यूनेस्को की लिस्ट में लिस्टेड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है कि ये साइट है, जो ये लोकेशन है, मतलब कि ये फोर्ट है, ये पूरी दुनिया की हेरिटेज है और इसको बचाने का काम पूरी दुनिया मिलकर करेगी थ्रू यूनेस्को। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट्स एंड शेप्स द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशंस। समटाइम्स दीज राइज एज हाई एज 150 मीटर। सैंड ड्यून्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सैंड ड्यून्स तब बनती हैं जब हवा के साथ रेत उड़ती जाती है और उड़ उड़कर एक जगह पर इकट्ठी होती जाती है, तो उससे जो माउंटेन लाइक शेप बनती है उसको सैंड ड्यून बोलते हैं। इसकी हाइट 150 मीटर तक हो सकती है। द थार is a vast arid region. Most of it lies within India, spanning the states of Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana. The desert acts as a natural barrier due to the harsh conditions that deter human and animal movement, including very high daytime temperatures and cold nights, as well as lack of access to water. थार डेजर्ट है जो बहुत एरिड है, मतलब खुश्क इलाका है। यहाँ पर इंसान और एनिमल्स की मूवमेंट बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि दिन में यहाँ पर कोई नहीं जा सकता और रात में यहाँ पर ठंड हो जाती है। अब यहाँ पर दिन में गर्मी और रात को ठंड होने का कारण ये है कि सैंड सबसे जल्दी गर्म होने वाली और सबसे जल्दी ठंडे होने वाला मटेरियल है। जब सैंड पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये बहुत गर्म हो जाता है,
जिसके कारण डे टाइम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और जैसे ही सूरज ढलता है तो सैंड ठंडी होने लग जाती है, जिसके कारण रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। इसके साथ ही थार में पानी की बहुत कमी है, इसलिए किसी भी इंसान या एनिमल की मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थार डेजर्ट गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है। इन 4 स्टेट्स में थार डेजर्ट का एक्सटेंट है। थार डेजर्ट का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। ज्यादातर रीजन इंडिया में है, वो भी इंडिया के राजस्थान में। पीपल लिविंग इन द थार हैव अडेप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू द प्लेस and what it offers. Food habits, clothing and lifestyle are suited to these harsh conditions. थार में पानी की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? लोगों ने यहाँ पर रहकर यहाँ के मौसम में अपने आप को ढाल लिया है और यहाँ के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कंफर्टेबली रह रहे हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पर लोग जिंदा रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फूड उस तरह का चुन लिया है जो कि उनको कूल रखता है। जैसे कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो बॉडी को कूल रखते हैं, साथ ही वो कुछ लोकल वेजिटेबल्स का यूज कर कर अपनी बॉडी को कूल डाउन कर लेते हैं। जो फूड वो खाते हैं वो उन्हें कूल ही नहीं रखता, बल्कि ऐसे मौसम में जिंदा रहने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अनियन उनको लू लगने से बचाता है। इसके अलावा ड्रेसिंग सेंस ऐसा बना लिया है कि उन्हें गर्मी ना लगे। यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं जो कि बॉडी को बर्न करती हैं, इसलिए वो अपनी बॉडी को फुली कवर करके रखते हैं। अपनी ड्रेसिंग में वो कूल कलर्स को सिलेक्ट करते हैं जिनके कारण उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे। थार में रहने वाले लोगों का लाइफ बहुत सिंपल होता है। वो बहुत ज़्यादा बेसिक लाइफ जीते हैं और ज़्यादातर चीज़ें घर में ही बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो मड के हाउसेस में रहते हैं, क्योंकि ये हाउसेस गर्मी में ठंडे रहते हैं। थार में रहने वाले लोगों के लिए कैमल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये एनिमल थार की गर्म कंडीशंस को फेस कर सकता है और बिना पानी पिए काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है। इसी के कारण वर्ल्ड फेमस पुष्कर में मेला लगता है, जो कि कैमल्स की सेल एंड परचेज के लिए फेमस है। वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट। Women often need to travel long distances every day to fetch water for their families. So the traditional method for cleaning utensils is to scour them with sand until they are clean. A little water can be used for a light rinse. The water used for rinsing is reused for purposes like watering a plant. So, the next time you leave the tap running, remember the people of the Thar Desert. Rajasthan is also famous for its ingenious water conservation methods, including tanka or kunds. These are special water collection systems that store rainwater, often for drinking purposes. थार में पानी की कमी होने के कारण लेडीज को काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक जाकर फैमिलीज के लिए पानी लाना पड़ता है और वो हर तरह से पानी को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बर्तन धोने के लिए वो मिट्टी के साथ या सैंड के साथ बर्तनों को अच्छी तरह से साफ करते हैं और उनके साफ होने के बाद थोड़े से पानी के साथ उनको रिंस कर देते हैं, जिससे वो मिट्टी उन पर से हट जाए। वो पानी जिसके साथ उन्होंने बर्तनों को रिंस किया है उसको फेंकते नहीं हैं, बल्कि वो अपने प्लांट्स में डाल देते हैं। इस तरह से वाटर कंजर्वेशन के लिए राजस्थान बहुत ज्यादा फेमस है। वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स में टंका या कुंड आते हैं। इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं विमेन कैसे मल्टीपल पॉट्स को अपने सर पर रखकर पानी भरने के लिए जाती हैं। वो ये पानी अपने घर से दूर बने हुए टंका में से लाती हैं। The next topic is the Aravalli Hills. Let's go back to the map. Trace your path slowly from the Thar Desert towards the east. Do you see the Aravalli Hills? The Aravallis are among the oldest mountains in the world, some 2.5 million years old. The range has many peaks and ridges.
Although its highest peak, Mount Abu, towers at over 1,700 meters, most of its hills are between 300 and 900 meters high. Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from the Mount Abu in the Aravallis to Jodhpur in the Thar Desert, a drive into a completely different geography. Thar से ईस्ट की तरफ अरावली हिल्स हैं। ये अरावली हिल्स गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाती हैं। ये दुनिया की सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। इसकी एज का एस्टिमेट 2.5 बिलियन ईयर्स लगाया जाता है। इस रेंज में बहुत सारे पीक्स हैं, मतलब ऊंची चोटियां हैं, जिसमें से माउंट आबू सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी हाइट 1700 मीटर्स है। हिमालयाज में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 8848 मीटर्स है, लेकिन अरावली की हाइट उससे काफी कम है। लेकिन ये दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने पहाड़ों में से एक हैं। अरावली में जितनी भी रेंजेस हैं उनकी हाइट 300 से लेकर 900 मीटर्स के बीच है। हालांकि थार डेजर्ट और अरावली हिल्स बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी तरफ पहाड़ हैं। लेकिन अगर रोड से ट्रेवल किया जाए तो माउंट आबू से थार डेजर्ट में जाने के लिए 4.5 आवर्स लगते हैं, जो कि काफी कम टाइम है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं अरावली के पहाड़ दिखाए गए हैं। अरावली के इन पहाड़ों के पीछे वाली साइड ही थार डेजर्ट है। The Aravallis play a vital role in shaping the geography and climate of northwestern India. One of its most important functions is acting as a natural barrier, preventing the Thar Desert from expanding further eastward. Aravallis, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं, इसके वेस्ट वाली साइड थार डेजर्ट है। अरावलीज की पहाड़ियां इस डेजर्ट को ईस्ट वाली साइड बढ़ने से रोक रही हैं। अगर ये पहाड़ ना होते तो जो सैंड है, जो कि हवा के साथ उड़कर कहीं भी जा सकती है, वो ईस्ट की तरफ जाकर डेजर्ट को और ज्यादा बढ़ा देती। लेकिन अरावली हिल्स उस सैंड की मूवमेंट को रोकती है, मतलब डेजर्ट के मार्च को रोकती है और डेजर्ट को बढ़ने से हटा रही है। The Aravallis, rich in minerals like marble, granite, zinc and copper, have supported mining and construction activities for centuries. In fact, evidence from the ancient mines at Zawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. Historic forts such as Chittorgarh, Kumbhalgarh, Ranthambore are located here. जैसे कि हिमालयाज में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, उसी तरह अरावलीज में भी मार्बल, जिंक, ग्रेनाइट और कॉपर मिलता है। ये मिनरल्स अरावली में होने के कारण यहाँ पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा किया जाता है। पुराने एविडेंसेस के बेसिस पर ये पता लगा है जावर में जिंक की एक्सट्रैक्शन इंडियंस ने 8th सेंचुरी में ही शुरू कर दी थी। इसके अलावा अरावली के पहाड़ों में बहुत फोर्ट्स भी हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, ये सारे बहुत फेमस फोर्ट्स हैं।